नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही है। शिप्रा, क्या बड़ी खबर इस वक्त? और इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है विभा, जहां भीषण आग लगी हुई है और इसमें 6 से अधिक घर जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया पूरे इलाके में और आग लगने से घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। ये पूरी घटना मटिहानी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सीमा के वार्ड नंबर 6 में आग लगी और मौके पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि खाना बनाने के दौरान आग लगी या फिर किसी ने जानबूझकर आग लगा दी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि आग किन वजहों से लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन भीषण आग की इन लपटों में तबाही और नुकसान जरूर ज्यादा हुआ है। 6 से अधिक घर जो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। अफरा तफरी का माहौल इन तस्वीरों में साफ नजर आता हुआ, जहां लोग अपने स्तर से भी प्रयास करते हुए ताकि आग पर काबू पाया जा सके, इसे फैलने से रोका जा सके। सीमा के वार्ड संख्या 6 की यह घटना, मटिहानी थाना क्षेत्र की इस घटना ने इलाके में अफरा तफरी का माहौल जरूर बना दिया। फिलहाल कोशिश लगातार इस आग पर काबू पाने की जा रही है। वहीं बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पर खनन के दौरान मजदूर की मौत हो गई। धंसना गिरने की वजह से मजदूर की जान गई है। 2 मजदूरों पर धंसना जो है वो गिर गया। मजदूर मनोज तांती की मौके पर ही मौत हो गई। विक्रम तांती का इलाज इस वक्त जारी है। जगदीशपुर के डमरिया नदी की यह घटना और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मृतक मनोज जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी फतेहपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रकाश मंडल, हाँ। पंकज यादव कहाँ ले गया? बल्लू लोड करवाने। कहाँ? लद्दी में। और क्या हुआ उसका? वही रात में लोड करने गया तो पनू लोड करके आया था। उसके बाद पनू जबरदस्ती ले गया था। हाँ। तो उसके बाद लोड करने गया तो धसना गिर के दब के मर गया उसी में। क्या नाम था भाई का? मनोज तांती। जबरदस्ती ले गया था? हाँ। वहाँ पर बालू खाने का अनुमति है? नहीं। खबर सासाराम से, जहां पर इन दिनों लू की चपेट में सासाराम वासी जो है वो साफ नजर आते हैं। पिछले 1 हफ्ता से अधिक का वक्त हो चुका है जब पूरा इलाका तेज धूप और लू में जल रहा है। ऐसे में दैनिक मजदूरों की परेशानी बढ़ी हुई है। खासकर मजदूर तबके के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मजदूर रोजगार की तलाश में शहर पहुंच तो जरूर रहे हैं, लेकिन वापस बिना काम किए ही लौटना पड़ रहा है। इन मजदूरों से बात की संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में गर्मी बढ़ने के कारण उसका असर मजदूर तबका पर पड़ रहा है। वैसे मजदूर लोग जो प्रतिदिन काम की तलाश में शहर आते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उन लोगों को काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी अधिक है और गर्मी होने के कारण जो काम धंधा है वो प्रभावित है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर चले आते हैं। बहुत से मजदूर हैं जो सुबह से आ जाते हैं और काम की तलाश में, लेकिन इन लोगों को वो काम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। अमूमन सुबह 6 बजे से ही यहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि उन्हें कुछ काम मिले। ये लोग ज़्यादातर जो मजदूरी करते हैं घरों के निर्माण में या फिर छोटे मोटे काम के लिए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ कुछ मजदूर हैं। आइए हम बात करते हैं। जी, काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। क्या है? यही गर्मी मौसम के वजह से। क्या बजे आ जाते हैं? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक यहाँ हाजिर आते हैं। 11 बज गया सर, कुछ अभी तक सुनगनाहट नहीं हुआ है। काम नहीं मिला? नहीं। क्या कीजिएगा आप? अब क्या करेंगे, जाएंगे रूम। किस तरह के काम करते हैं आप लोग? लेबर के काम, जैसे मसाला हुआ, ईटा हुआ, बालू हुआ, यही सब काम होता है। और क्या होगा सर? उसके बाद घर चल जाते हैं, नहीं मिलता है? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाम सरवर। गुलाम सरवर हैं, दैनिक मजदूर हैं, काम के लिए आते हैं। काम मिला आपको? नहीं। कै बजे आए हैं? हम 9 बजे आए हैं। कौन काम करते हैं आप लोग? यही ईटे बालू जो भी काम मिलेगा। अब क्या करिएगा, नहीं मिलेगा काम तो? घर जाएंगे, अब क्या करेंगे, गर्मी का मौसम है, देखते हैं टेम्परेचर कितना है, इसीलिए नहीं मिल रहा है काम। इसीलिए काम नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर। तो ये वीर बहादुर हैं। चूंकि गर्मी काफ़ी अधिक है और तापमान बढ़ने के कारण ये तमाम मजदूर हैं वो काम की तलाश में यहाँ पर बैठे हुए हैं। पेड़ है, पेड़ के छांव के नीचे बैठे हुए हैं
ताकि कुछ इन लोगों को काम धाम मिल सके। लेकिन दुख की बात है कि इन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। सुबह आते हैं, दिन भर बैठकर फिर चले जाते हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18। वहीं सिवान में पीटीसी दारोगा कलामुद्दीन खान की मौत पर डॉक्टरों का कहना है कि दारोगा की मौत लू की वजह से हुई है। सिवान एसपी भी लू से मौत की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी सभी को इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। पुलिस लाइन में जवान की मौत के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी गई। शहर के पुलिस लाइन में एसपी शैलेश कुमार सिन्हा और पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें ये सलामी दी गई। कलामुद्दीन खान रोहतास के विक्रमगंज के रहने वाले थे, जो हुसैनगंज में पीटीसी दारोगा के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर के मुताबिक पीटीसी दारोगा कलामुद्दीन खान के शरीर का तापमान काफी ज्यादा गर्म था। शरीर का तापमान 108 डिग्री होने की वजह से उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले इनकी तबीयत बिगड़ी है, उसके बाद इनका इलाज कराया गया। इलाज के क्रम में कल मृत्यु हो गई है। तो वैसे इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। डॉक्टर का रिपोर्ट अभी फॉर्मल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन जो अभी जो इलाज कराया वाले डॉक्टर थे, जिनसे हमारे थाना अध्यक्ष की बात हुई है, जिसने इलाज कराया है, उनका कहना है कि शायद इनको हीट वेव के कारण इनकी मृत्यु हुई है। हालांकि इसकी आधारित पुष्टि हम तभी करेंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास आए अनकॉन्शियस पोजीशन में, उनका टेम्परेचर 108 डिग्री था। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं आज, कम से कम 20 से 25 तो ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका टेम्परेचर 104 से ऊपर रहा है। सर उनको लू लग गया था यानी? हाँ जी, लू लगने से मौत हुई थी। सर वो कहाँ के निवासी थे सर? वो निवासी थे आपको रोहतास के। रोहतास के सर? अब कौन से थाने में थे? हुसैनगंज थाने में थे। वहीं बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पैक्स गोदाम में आग लग गई। 2600 से ज्यादा क्विंटल धान जो यहां इस गोदाम में रखा गया था, वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दुनिया विष्णुपुरवा में ये आग लगी है। चनपटिया प्रखंड की घटना और आग पर काबू पाने के लिए देखिए कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और आरा से बड़ी खबर, जहां पर टोल कर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई है। बाउंसरों ने पीट कर इस टोल कर्मी को मार डाला है। हरियाणा के बाउंसर बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस टोल कर्मी को पीटा और हत्या कर दी है। टोल कर्मी को जानवरों की तरह पीटा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस टोल कर्मी को देखिए, जो बाउंसर थे हरियाणा के, उनकी तरफ से बेरहमी से पीटा जाता है। कुलड़िया टोल प्लाजा की एक घटना जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और कितनी बेरहमी से देखिए इस शख्स को इन लोगों ने पीटा है। 50 रुपए चुराने के आरोप में ये पिटाई की गई। घटना का वीडियो भी अब सामने, जिसे आप देख पा रहे होंगे, और ये तेजी से वायरल होता हुआ वायरल वीडियो किसी छत का है और वीडियो में बलवंत गोलू भैया नाम लेकर गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। पिटाई करते बाउंसर ग्रुप में कौन कौन शामिल है उनका नाम पूछते हैं, जबकि टोल प्लाजा पर काम करने वाला युवक किसी का नाम नहीं लेता है। वो पिटाई होने के बाद उठकर खड़ा भी होता है, तो फिर उसका हाथ पैर पकड़कर जानवरों की तरह उसे पीटा जा रहा है, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी है। मृतक बलवंत सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर के रहने वाले नारायण सिंह का बेटा बताया जा रहा है, जिसे पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। बलवंत कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा पटना 4 लेन पर कुल्हड़िया स्थित टोल प्लाजा पर सुपरवाइजर के रूप में काम करता था, जिसके ऊपर 50 रुपए चोरी करने का आरोप लगाकर देखिए कैसे उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। वो जब पीटा जाता है उसके बाद वो खड़ा होने की कोशिश करता है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो बाउंसर थे उनका दिल नहीं पसीजा। उसे इतनी बुरी तरह से इतना पीटा गया कि उसकी जान जा चुकी है। अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। और सवाल यहाँ ये उठता है, न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि टोलकर्मी की हत्या आखिर क्यों की गई? क्या सिर्फ 50 रुपए के लिए हत्या की गई? जिन बाउंसरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उन पर केस क्यों न दर्ज हो?
बाउंसर पर पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल। युवक की हत्या पर प्रशासन ने चुप्पी क्यों साध रखी है और आखिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होती है, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण। खबर भागलपुर से, जहां जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से नवजात बच्ची की चोरी का मामला सामने आया। यहां नाथनगर के करेला की रहने वाली काजल ने बीती रात एक लड़के को जन्म दिया था, जिसके बाद मां और बच्चे को स्त्री और प्रसूता विभाग के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बच्चे की दादी दोनों की देखरेख कर रही थी। वो सुबह 6 बजे वॉशरूम गई। इसी दरमियान बच्चे की चोरी कर ली जाती है। बच्चे के रिश्तेदार पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद कह रहे हैं, पर मामले में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि चोरी के मामले को लेकर गार्ड और नर्स से पूछताछ की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा। 10 बजे रात में 11 बजे बच्चा बाबू हुआ हमारा। 6 बड़ा ऑपरेशन 6 बजे भी आन को चुरा लिया। कौन चुराया? अभी मालूम नहीं है कौन चुराया, हमने देखे भी नहीं है उसने। चुरा लिया बच्चा? हाँ। कौन अस्पताल लाए? मायागंज? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। कहाँ घर हुआ? नाथनगर। पति का? लखपति तोती। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, क्या करेंगे। मैंने 10 बजे रात में आए, 10 बजे भर्ती लिए, 11 बजे बढ़िया पसंद का लड़का हुआ। बस तभी रात भर जागे थे, बच्चा के जो के रहे पर्सन के बच्चा को। बस 6 बजे तनी खाली बाथरूम गए, बस इतने बच्चा गायब हो गया। कौन अस्पताल? मायागंज। चोरी हो गया बच्चा? हाँ। केस किए? गए कैसे करके सब आए यहाँ। मेरिया वाला अथी कौन गार करता है, सब आए यहाँ। हम लोग उसके सीसीटीवी को देखेंगे पहले कि जो वार्ड में सीसीटीवी लगे हुए हैं उसमें क्या फुटेज आता है, और फिर गार्ड जो लोग हैं वहाँ पे और जो वार्ड में सिस्टर्स हैं उनसे अभी पूछताछ की जाएगी। और अगर ज़रूरत होगी तो एक जांच टीम का गठन कर करके इस पूरी चीज़ की हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि पुलिस की भी सहायता ली जाए ताकि उस बच्चे को जल्द से जल्द माँ से मिलाया जा सके। वहीं सवाल उठ रहा है कि न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि इतने बड़े अस्पताल में बच्चे की आखिर चोरी कैसे हो गई। अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे? क्या अस्पताल के कर्मचारी चोरी में शामिल हैं? और अब तक सीसीटीवी की जांच क्यों नहीं की गई ताकि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया क्या उन्हें पकड़ा जा सके? क्या बच्चा चोरों का चेहरा सामने आ पाएगा? औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां पर 3 बच्चों की मौत से इलाके में हाहाकार मच गया है। तालाब में डूबने की वजह से बच्चों की मौत हुई है। सदर प्रखंड के जमहूर की यह घटना, आयुष, पीयूष और तेजस्वी की मौत से घर परिवार के साथ इलाके में कोहराम मच गया। आयुष और पीयूष सके भाई थे। बताया जा रहा है कि आयुष और पीयूष गोपाल यादव के बेटे थे, जबकि तेजस्वी यादव गोविंद यादव का बेटा, जिसकी मौत हो चुकी है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। चानन पहाड़ी इलाके में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जाता हुआ नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना इस इलाके में मिली थी, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया। सर्च अभियान इस वक्त भी चल रहा है। एसएसबी, एसटीएफ और जिला बल मौजूद है इस अभियान में। एसपी पंकज कुमार ने इसे लेकर जानकारी भी दी। और बड़ी खबर आ रही है कुंतल कृष्ण से जुड़ी हुई, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व प्रवक्ता कुंतल कृष्ण बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में पहले ये प्रवक्ता के तौर पर कार्य कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कुंतल कृष्ण। कुंतल कृष्ण कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रहे। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह किया गया, जहां पर कुंतल कृष्ण बीजेपी की सदस्यता लेते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सदस्यता दिलाई है और कांग्रेस नेता शीला कुशवाहा भी
बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कौशल वर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए। जेडीयू और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आए। 24 और 25 में आज जो कई साथी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, इनके ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। जिस तरह 24 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उसी तरह बिहार में भी कई लोगों को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, उनको 2 बार मुख्यमंत्री भाजपा और जनसंघ के लोगों ने बनाया। लालू प्रसाद जी को 39 विधायकों का समर्थन देकर लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा का कार्यकर्ता 2025 में सरकार बनाकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाएंगे। इसके लिए सहयोग देने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। तो 23 जून को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की पटना में बैठक होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन इससे पहले विपक्ष पर बीजेपी नेताओं का हमला तेज हो चुका है। बीजेपी ने विपक्षी दलों की बैठक और विपक्षी एकता की बात को बेमानी बताया और कहा कि ये लोग बेमन से बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, जबकि अपने अपने राज्यों में कोई एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करता। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस और सीपीएम को देखना पसंद नहीं करती हैं। तो दूसरी बात यह कि विपक्ष के हर दल का नेता प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखता है। ऐसे में विपक्षी एकता की बात आखिर होगी तो कैसे? बीजेपी के वार पर विपक्षी दलों ने पलटवार किया और कहा कि विपक्षी एकता से बीजेपी डर गई है और वो ऐसे में अनाप शनाप बयान दे रही है। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। तो देखिए, इस तरह की बैठकों का कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है और अपशकुन तो पहले ही हो चुका है। पहले डेट टालना पड़ा, फिर मांझी जी छोड़कर चले गए, फिर अभी भी ये तय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस की सहमति हो गई? आज तक तो अरविंद केजरीवाल को खड़गे सामने मिलने का समय नहीं दिया, राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया। तो विपक्षी एकता में इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन, इतना ज्यादा विरोधाभास है। तो दिखावे के लिए एकजुट हो जाएं, तो केवल हाथ उठाने से दिल नहीं मिलता कि हाथ उठा लिया तो उसके बाद दिल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है, जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा, न देश जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।